बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं 8वीं क्लास का साइंस का प्रैक्टिस पेपर। ये देखिए, ये जो पेपर है शिक्षा निदेशालय दिल्ली का है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। मध्यावधि परीक्षा यानी कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है उसके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि प्रैक्टिस पेपर है। सेशन है इसका 2026-27। कक्षा 8वीं है, ये विषय विज्ञान है। और बच्चों जो ये पेपर आता है ये 60 नंबर का पेपर होता है। इसके लिए समय मिलता है आपको 2.5 घंटे। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न पेपर के लिए आपको निर्देश दिए गए हैं। जो सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और बच्चों इस प्रश्न में है, प्रश्न पत्र में देखिए खंड हैं क, ख, ग, घ और ई। इसमें जो खंड क है इसमें 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं। खंड ख में है 2-2 अंक वाले, खंड ग में है 3-3 अंक वाले और खंड घ में है 5-5 अंक वाले। इसी तरह से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए हम डायरेक्ट इसमें जो खंड क है, खंड क में जो प्रश्न होते हैं ये दे रखे हैं आपके। खंड क में ये देखिए प्रश्न 1 से 12 सही विकल्प चुनिए। ये मतलब कि जो MCQ दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो ये दे रखे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है इसमें देखिए, ये इसमें पूछा गया आपसे दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इनमें से आपको एक सही उत्तर बताना कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है ये दूध को दही में बदलने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा प्रश्न है ब्रेड या इडली का आटा जिस कारण से फूलता है वह कारण आपको बताना है। तो जो ब्रेड का आटा होता है इसमें एक सूक्ष्म जीव होता है यीस्ट नाम का सूक्ष्म जीव। जब उस आटे को खाता है तो उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिसके कारण जो आटा है फूलने लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण जो ब्रेड है ये फूलने लगता है। अगला प्रश्न है पादप कोशिकाओं में खालिस्तान प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता करता है। तो पादप कोशिका में जो हरित लवक होते हैं ये हरित लवक पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग बोलते हैं जो फैलने वाली बीमारी होती है उसको हम संक्रामक रोग बोलते हैं। जो मधुमेह यानी कि जो मधुमेह मतलब जो डायबिटीज़ होती है और जो शुगर होती है उसको हम मधुमेह बोलते हैं। मधुमेह जो फैलने वाली बीमारी नहीं है यानी कि संक्रामक रोग नहीं है, ये भी इसका सही उत्तर नहीं। कैंसर भी नहीं फैलता है और उच्च रक्तचाप जो हाई ब्लड प्रेशर है ये भी नहीं फैलता। तो इसका सही उत्तर होगा चिकन पॉक्स है जो संक्रामक रोग है, मतलब जो फैलने वाली बीमारी है। चिकन पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता होती है उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, एक शुष्क शेल में धनात्मक टर्मिनल कार्बन रॉड के ऊपर लगा धातु का सिरा होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई सेल है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसमें पूछा गया जो शुष्क शेल है इसमें धनात्मक टर्मिनल है, ये कार्बन रॉड के ऊपर लगा धातु का सिरा होता है। धनात्मक टर्मिनल तो यहाँ पर होता है, धातु का सिरा होता है। सेल का ऋणात्मक सिरा कौन सा होता है। तो इसमें ये बताना जो सेल का ऋणात्मक सिरा होता है ये कौन सा होता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा बी, जिंक के पात्र का निचला हिस्सा। जो जिंक की लेयर होती है इसके ऊपर बाहर एक मेटल होता है, मेटल इसमें जो जिंक होता है, जिंक का पात्र होता है इसमें जिसके अंदर कार्बन रॉड रखी होती है। तो जिंक का पात्र का जो निचला हिस्सा होता है ये ऋणात्मक सिरा होता है, ये नीचे वाला ऋणात्मक सिरा होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 6, विद्युत चुंबक की शक्ति निर्भर करती है। तो जो विद्युत चुंबक की शक्ति होती है वो किस पर निर्भर करती है ये आपको बताना। देखिए इसमें मैं छोटा कर देता हूँ, ABC ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, D इसमें नीचे दे रखा है। यहाँ पर ये इसमें पहला है कुंडली में प्रयुक्त धातु की प्रकृति पर। धातु की प्रकृति पर भी ये डिपेंड करता है जो विद्युत चुंबक है वो कितनी शक्तिशाली होगी, किस धातु की है वो चुंबक, इसकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है। और ऑप्शन बी है कुंडली के फेरों की संख्या पर, कुंडली की फेरों की संख्या पर भी डिपेंड करता है। अगला कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता पर।
किसी कुंडली में जितनी अधिक से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतनी अधिक शक्तिशाली होगी। तो इसका सही उत्तर होगा इन सभी पर जो विद्युत चुंबक है उसकी शक्ति निर्भर करती है। अगला प्रश्न है 7वां, शुष्क मौसम में बाल कंघी करते समय कभी कभी हम बालों को एक दूसरे से दूर उड़ते हुए महसूस करते हैं, इसके लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए उत्तरदायी होता है स्थिर वैद्युत बल जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये डिपेंड करता है उस पर। इसी कारण जब हम बालों में कंघी करते हैं तो ये उड़ते हुए महसूस होते हैं, हमको एक दूसरे से उड़ते हुए महसूस होते हैं स्थिर वैद्युत बल के कारण। अगला प्रश्न है 8वां, इसमें पूछा गया दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें दाब का एसआई मात्रक देखिए, पहला दे रखा न्यूटन होता है, न्यूटन पर किलोमीटर होता है, किलोग्राम पर घंटे होता है। तो दाब होता है, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। अगला प्रश्न है 9वां, इसमें पूछा गया तेज हवाएं छतों को उड़ा सकती हैं। तो ये भी सही है, छतों को उड़ा सकती हैं। अगला है कम दबाव वाला क्षेत्र बना सकती हैं। जो तेज हवाएं होती हैं वो लो प्रेशर भी जनरेट कर सकती हैं, ये भी सही है। अगला घरों की छतों के ऊपर हवा का दबाव छतों के नीचे हवा के दबाव की तुलना में कम कर सकती हैं, ये भी सही है। तो इसके जो सारे उत्तर हैं सारे सही होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला 10वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया बिजली तड़ित हो सकती है जब विपरीत आवेश आपस में टकराते हैं। जो विपरीत आवेश बनते हैं बादलों के अंदर भी बन सकते हैं, बाहर भी बन सकते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं विपरीत आवेश तो तड़ित होती, बिजली चमकती है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है, इसमें बादल के भीतर आपस में विपरीत आवेश कहाँ पर टकरा सकते हैं, बादल के भीतर भी टकरा सकते हैं। विपरीत आवेश बादलों के बीच में भी टकरा सकते हैं, बादलों और ज़मीन के बीच में भी टकरा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर बादल हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहाँ पर नेगेटिव। जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, बिजली चमकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो विपरीत आवेश होते हैं आपस में टकराते हैं, ए बी सी तीनों में ही ये आपस में टकरा सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 11वां, इसमें पूछा गया जब चीनी जल में घुलती है तो यह दर्शाती है। जब चीनी जल में घुलती है तो क्या दर्शाती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया चीनी गायब हो जाती है। चीनी गायब कहाँ होती है, वो तो जल में ही रहती है। कण स्थिर होते हैं, कण इसके स्थिर नहीं होते, ये भी गलत है। सी है पदार्थ सतत होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। पदार्थ होते हैं और पदार्थ कणों से बना होता है, तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही उत्तर। अब है 12वां, इसमें पूछा गया इनमें से कौन पदार्थ की एक अवस्था नहीं है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, हमको पता है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। तो कौन सी अवस्था नहीं है, नहीं है ऊर्जा ये अवस्था नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि ये तो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो अवस्था कौन सी नहीं है, ऊर्जा अवस्था नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बच्चों अब आ गया खंड ख में आपके दे रखे हैं 2-2 अंक वाले प्रश्न। ये देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसमें ये देखिए दूसरा प्रश्न है ए अथवा बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये ए है और ये बी है, इनमें से दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो यहाँ पर पेपर में तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं दोनों के आंसर आपको बता देता हूँ। समझाइए कि विषाणुओं को अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग क्यों माना जाता है। जो विषाणु होता है इसको अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग क्यों मानते हैं, जैसे कि जीवाणु से अलग कैसे मानते हैं, कवक से अलग कैसे मानते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है। देखिए मैंने यहाँ पर इनके उत्तर बनाए हुए हैं, यहाँ से आपको मैं बताता हूँ इनको। देखिए दूसरा प्रश्न है विषाणु को अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग क्यों मानते हैं। विषाणु
केवल किसी जीवित पोषी जीव के कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके ही गुणन कर सकते हैं। जो विषाणु होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, उनकी कोशिका के अंदर ही प्रवेश करके वो जीवित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर कोई विषाणु है, किसी शरीर के बाहर है, तो वो अपनी प्रजाति को नहीं बना सकता, अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता और प्रजनन या गुणन नहीं कर सकता, अपनी जैसी संतान नहीं उत्पन्न नहीं कर सकता किसी शरीर के बाहर अगर है। अगर वो विषाणु किसी शरीर के अंदर चला गया तो वहाँ पर एक गुणन और प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और शरीर के बाहर ये निर्जीव की भांति निष्क्रिय रहते हैं। अगर जो विषाणु होते हैं जो किसी शरीर के अगर बाहर रहेंगे तो वो निष्क्रिय रहते हैं, अपनी प्रजाति नहीं बढ़ाते, अपने बच्चे पैदा नहीं करते, इसलिए इन्हें अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग माना जाता है। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है इसमें अथवा वाला। इसमें आपसे पूछा गया है किसी एक उपयोगी सूक्ष्म जीव का नाम बताइए अथवा और बताइए कि वह किस प्रकार मनुष्यों के लिए उपयोगी है। तो इसका उत्तर है दूसरे के बी पार्ट का, लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है क्या काम करता है, दूध को दही में बदलने के लिए काम आता है, ठीक है। और जो एक यीस्ट होता है, यीस्ट नाम का सूक्ष्म जीव भी ये क्या काम करता है, ब्रेड और केक बनाने में उपयोगी होता है। क्योंकि ब्रेड और केक होता है स्पंजी होता है, उसको नरम बनाने के लिए यीस्ट उसमें जब उसको खा करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो फूल जाता है और जिसके कारण वो ब्रेड और केक स्पंजी हो जाते हैं, मतलब कि नरम हो जाते हैं। तो यही है इसके सूक्ष्म जीव के लाभ। अब अगला प्रश्न है तीसरा। अब देखिए तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब कि फ्लू, जो फैलने वाली बीमारी होती है, को फैलने से रोकने के 2 तरीके बताइए। तो जो इन्फ्लुएंजा होता है इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये इसमें पूछा गया तीसरे प्रश्न में। देखिए इन्फ्लुएंजा फ्लू को रोकने के 2 तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका दे रखा, छींकते या खांसते समय अपने मुंह व नाक पर रुमाल या मास्क रख लेना चाहिए। और दूसरा, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें और नियमित रूप से हाथ धोने चाहिए हमको। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। इसमें आपसे पूछा गया है जब किसी चुंबकीय दिक्सूचक, ये चुंबकीय दिक्सूचक होता है जो डायरेक्शन बताता है, कि सुई को विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के पास रखा जाता है। ये देखिए जैसे कोई तार है, इसमें विद्युत धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। अगर हम किसी दिक्सूचक मतलब कि जो डायरेक्शन बताने वाली चुंबकीय दिक्सूचक है, मैग्नेटिक कंपास है, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, ये चुंबकीय दिक्सूचक को इसके पास रखा जाता है तो क्या होगा। अगर ये देखिए, अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देती हैं। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देती हैं, मतलब कि जो तार है ये चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसका उत्तर मैं दिखाता हूँ आपको चौथे का। चुंबकीय दिक्सूचक मतलब कंपास की सुई अपने स्थान से विक्षेपित हो जाएगी, मतलब कि जो कंपास होता है इसमें एक सुई होती है, तो वो सुई डिफ्लेक्शन करने लगती है, मतलब कि सुई हिलने लगती है, ऐसे आगे पीछे की तरफ हिलने लगती है सुई। इसको बोलते हैं विक्षेपित हो जाती है, मतलब कि हिलने लगती है। क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने से तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो कंपास है ये विक्षेपित हो जाती है, जो इसकी सुई होती है। ये इसमें आपको बताना। अगला प्रश्न है 5वां। 5वें प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा गया विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार गर्म क्यों हो जाता है। अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गर्म क्यों हो जाता है, ये आपको बताना है। अब 5वें प्रश्न का उत्तर है, देखिए जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रतिरोध के कारण जो तार होता है, तार का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब जो इसमें तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो उसको विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। प्रतिरोध मतलब कि उसको रोकता है।
विद्युत धारा को, जिसके कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है। ऊष्मा में बदलने के कारण मतलब है ऊष्मा में बदलने का मतलब बताना चाह रहा है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसमें तार में, ये तार गर्म हो जाएगा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो जो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण तार गर्म हो जाएगा, मतलब कि विद्युत धारा ऊष्मा में बदल जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब समझ गए बच्चों। अगर किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो तार गर्म हो जाएगा, मतलब कि जो विद्युत धारा है वो ऊष्मा में बदल जाएगी। इस प्रभाव को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, अब देखिए खंड ग आ गया बच्चों। यहाँ पर खंड ग में जो प्रश्न है, ये खंड ग में प्रश्न दिए गए हैं 3-3 अंक के। अब प्रश्न छठा है, इसमें ए अथवा बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर ए दे रखा, नीचे बी दे रखा, उसमें से एक बताना है। मैं आपको दोनों को ही बताऊंगा क्योंकि पेपर में कोई सा भी पूछा जा सकता है। संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बीच 2 अंतर लिखिए, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण भी दीजिए। संक्रामक रोग होता है जो फैलने वाली बीमारी होती है, असंक्रामक जो फैलती नहीं है। अब देखिए छठा प्रश्न है, इसमें अंतर दे रखा है। इसमें संक्रामक रोग क्या होते हैं? ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, जैसे संक्रमित मतलब कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति से ये स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। और कैसे फैलते हैं? हवा के जरिए फैल सकते हैं, हवा से, जल से, कोई झूठा पानी पी ले किसी का, भोजन करने से, या संपर्क द्वारा फैलते हैं। उदाहरण दे रखे हैं संक्रामक रोग के, चिकन पॉक्स मतलब कि जो छोटी माता होती है, और हैजा। चिकन पॉक्स और हैजा फैलने वाली बीमारी मतलब कि संक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। उदाहरण दे रखा मधुमेह मतलब कि डायबिटीज़ होती है, शुगर की बीमारी होती है, फैलती नहीं है। कैंसर भी फैलने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है इसमें छठे का बी पार्ट। ये देखिए प्रश्न देख लीजिए आप यहाँ पर, अथवा वाला छठे का बी पार्ट। इसमें आपसे पूछा गया 3 ऐसे तरीके बताइए जिनसे आप खुद को संक्रामक रोग से बचा सकते हैं। संक्रामक रोग मतलब जो फैलने वाली बीमारी होती है, इनसे आप किस तरीके से बच सकते हैं? तो संक्रामक रोग से बचाव के 3 उपाय। पहला है भोजन करने से पहले और बाद में हाथ अच्छे से धोना, और दूसरा है पीने के लिए स्वच्छ और उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करना। तीसरा दे रखा है इसमें समय पर टीकाकरण कराना चाहिए, मतलब कि वैक्सीन लगवानी चाहिए हमको टाइम से। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 7, गैस के कणों जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते, हम जो गैस के कण होते हैं हम उनको आँखों से नहीं देख सकते, की गति को प्रदर्शित करने के लिए क्रियाकलाप कीजिए। तो जो गैस के कण हैं इनको हम देख तो सकते नहीं हैं, इनको प्रदर्शित करने के लिए कोई क्रियाकलाप बताना, कोई एक्सपेरिमेंट बताना। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा आपको। विधि क्या है? कमरे के एक कोने में बिना जली अगरबत्ती रखें। इसकी सुगंध लेने के लिए पास जाना पड़ता है। अगर हम अगरबत्ती जलाते नहीं, कमरे किसी कोने में रख दें तो हमको दूर से इसकी सुगंध नहीं आएगी। सुगंध लेने के लिए इस अगरबत्ती के पास हमको जाना पड़ेगा। अब अगरबत्ती को जला दें। जब हम अगरबत्ती को जला देंगे तो हम क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? कुछ क्षणों में सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। मतलब कि जो अगरबत्ती को जलाने के बाद हमको सुगंध दूर से ही आ जाती है। इसका रीज़न, निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष निकला अगरबत्ती के धुएं के कण हवा में तेज़ी से मिश्रित होकर गति करते हैं। जो हवा होती है, हवा में जो अगरबत्ती का धुआं होता है ये उसमें फैल जाता है और तेज़ी से हवा में मिश्रित होकर ये गति करने लगते हैं। जो धुआं होता है गति करने लगता है, जो यह दर्शाता है कि गैस के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो गैस है, गैस के कण गतिशील रहते हैं, मतलब कि गति करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा 8वां। देखिए 8वां प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया बच्चों?
8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया ए अथवा बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए ए और बी, इनमें से किसी एक का उत्तर देना। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ क्योंकि पेपर में कोई सा पूछा जा सकता है। जल के पाइपों के लीक होते, छिद्र अथवा रिसाव होते जोड़ों से जल फव्वारे की तरह बाहर क्यों निकलता है। जो जल के पाइप होते हैं, जैसे कोई जल का पाइप है, इसमें से प्रेशर से पानी जा रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई छिद्र हो जाए तो इसमें से प्रेशर से पानी निकलता है। तो इसका रीज़न बताना है ऐसा क्यों होता है। देखिए 8वें का उत्तर देख लीजिए। द्रव बर्तन पाइप की दीवारों पर दबाव डालते हैं। ये जैसे कोई पाइप है, इसमें पानी फ्लो करता है, पानी बह रहा है। जो पानी है इस पाइप के जो दीवार है इस पर ये दबाव डालता पानी, जिसके कारण क्या होता है, पाइप के अंदर जल का दाब बाहर के वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। जो पाइप के अंदर का पानी होता है, इसका पाइप के अंदर का जो पानी का दाब है वो बाहर के वायुमंडल से कम होता है। इसलिए जो छिद्र है, छिद्र से जल की फव्वार के रूप में बाहर निकलती है। मतलब कि जो पाइप होता है, पाइप के अंदर हाई प्रेशर रहता है, दाब अधिक रहता है, जिसके कारण अगर छिद्र हो जाए तो उसमें से ज़्यादा दाब होने के कारण जो पानी है वो पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है। अब 8वें का जो अथवा वाला प्रश्न है इसको हम देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपसे पूछा गया अगर दो बैगों का वजन एक जैसा हो तो क्या उनके पट्टियों के आकार और आकृति से उन्हें उठाने वाले व्यक्ति पर कोई फर्क पड़ेगा। अगर दो बैग हैं हमारे पास, तो अगर हम उसमें बद्दी, एक पतली बद्दी लगा देते हैं, एक मोटी बद्दी लगा देते हैं, तो क्या उस आकृति से उस पर फर्क पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, फर्क पड़ेगा। जो चौड़ी बद्दी वाले बैग होते हैं उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। जैसे जो बैग होगा, बैग की अगर बद्दी चौड़ी रहेगी तो क्षेत्रफल इसका अधिक होगा। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दबाव कम हो जाएगा। अगर बैग की बद्दी पतली होगी, इसका क्षेत्रफल कम रहता है। क्षेत्रफल कम होने के कारण अधिक दबाव पड़ता है, इसलिए कंधे पर जोर पड़ता है पतली बद्दी। अगर कोई बैग है, हम बैग को कंधे पर टांगते हैं और उसकी बद्दी चौड़ी होती है, चौड़ी बद्दी होने के कारण दाब कम लगता है, जिसके कारण कंधों पर जोर नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये बताना आपको, चौड़ी पट्टी वाले बैग का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण कंधों पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, जिससे बैग उठाना आसान हो जाता है। पतली पट्टियों से कंधों पर दबाव अधिक पड़ता है। ठीक है। जो पतली बद्दी वाले बैग होते हैं उससे दाब कम लगता है, अधिक लगता है। अब देखिए दाब का सूत्र दे रखा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका दाब का सूत्र है, इसको याद कर सकते हो आप। अगला प्रश्न है 9वां। इसमें देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान आपको बताने हैं कि इसका कौन सा सही है। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए देखिए इसमें ये दे रखे हैं, इसमें से कौन से खाली स्थान में कौन सा उत्तर आएगा। आप इनमें से आपको देख करके बताना है, इनमें खाली स्थान में मतलब कि जो रिक्त स्थान है इनमें कौन सा भरा जाएगा। सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की मदद से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से। ये सूक्ष्मदर्शी इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है रिक्त स्थान है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा होता, अमीबा। अमीबा होता है जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा। ठीक है। अगला है जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका। अगला प्रश्न है चौथा, रिक्त स्थान दे रखा, पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक सहारा आकार कौन प्रदान करता है। पादप कोशिकाओं को ये प्रदान करता कोशिका भित्ति। तो इसमें उत्तर आ जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अगला है 5वां, इसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के सभी अंगक मौजूद होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कोशिका द्रव्य।
कोशिका द्रव्य। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न 5 अंक का है। इसमें ये सही मिलान बताना, सही मिलान है आपस में एक दूसरे से। तो इसमें होता है जो न्यूटन ये मैच करना है। न्यूटन का हो जाएगा बल का एसआई मात्रक, जो न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय बल, जो चुंबकीय बल होता है ये असंपर्क बल होता है। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं 9.8 न्यूटन। परिणामी बल वो होता है कुल बल, किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल कहलाता है परिणामी बल। और घर्षण बल कैसा होता है? ये होता है संपर्क बल होता है घर्षण बल। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है, आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 11। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या देगा? 3 + 2 5, टोटल तो है 5 नंबर के। इसमें ये पहला है 3 अंक का, फिर दूसरा है 2 अंक का। इसमें देखिए 11वें में दे रखा है 1 अथवा 2 में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये 1 है, नीचे 2 है, उनमें से किसी एक का उत्तर देना आपको। ठीक है, ये 2। तो देखिए हम सभी को कर लेते हैं इसमें। तो पहले है इसमें, बताइए कि नीचे दिए गए उदाहरणों लकड़ी का टुकड़ा, जल अथवा हल्की गैस में से किस में, पहला, कणों के बीच की जगह अधिक होती है? तो कणों के बीच की जगह किस में सबसे अधिक होती है? हल्की गैस। तो इसका उत्तर हो जाएगा हल्की गैस। या ये देखिए हम प्रश्नों को देख लेते कि पहले कणों के बीच की जगह सबसे अधिक किस में होती है ये बताना है। ये ऑप्शन है इसके, लकड़ी के टुकड़े में अधिक होती है, जल में अथवा हल्की गैस किस में अधिक होती है। दूसरे में पूछा गया कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है। तीसरे में पूछा गया पदार्थ के कणों में निहित ऊर्जा सबसे अधिक किस में होती है। तो देखिए इसके उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ। 11वां प्रश्न है, 11वें का उत्तर दीजिएगा। इसमें कणों के बीच की जगह सबसे अधिक होती है हल्की गैस। जो गैस होती है इसमें जो कण होते हैं गैस के, उसमें उनके बीच की जगह सबसे अधिक होती है। दूसरे में पूछा कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? लकड़ी के टुकड़े में सबसे अधिक होता है। जो लकड़ी का टुकड़ा होता है इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तीसरा, कणों में निहित ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होती है? गैस में। जो गैस के जो कण होते हैं उसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि वो इधर से उधर गतिशील होते हैं, जो हवा के कण होते हैं, हल्की गैस के कण। अब दूसरा है इसका बी, 11वें का बी। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में से कौन 2 कारक निर्धारित करते हैं। जो पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं होते हैं कौन से 2 कारक उनको बताते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी का कणों के बीच का आकर्षण बल। कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस में अधिक होता है, उससे कम होता है, द्रव में उससे कम होता है, गैस में है। तो ये आकर्षण बल ये जो पदार्थ की अवस्थाएं उसके बारे में बताते हैं। और दूसरा है इसका कणों के बीच की दूरी। जिसके कण जितनी दूर रहेंगे तो गैसीय फॉर्म में बदलते चले जाते हैं। गैस के कणों के कण होते हैं उसके बीच की दूरी अधिक होती है। लिक्विड होते हैं, जो लिक्विड मतलब जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं और पास होते हैं। जो ठोस के कण होते हैं वो और पास होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाए कणों के बीच का आकर्षण बल और बीच की दूरी। अब अथवा वाला प्रश्न है, अथवा वाले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपसे पूछा गया बताइए कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव या गैस में से किस में, पहला कोई निश्चित आयतन नहीं होता, दूसरा एक निश्चित आयतन होता है, तीसरा उच्च घनत्व होता है। तो इसका देखिए उत्तर मैं आपको बताता हूँ। कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसका उत्तर हो जाए गैस। निश्चित आकार ठोस में होता है, उच्च घनत्व होता है ठोस में। ठीक है, निश्चित आयतन होता गैस का, सॉरी कोई निश्चित आयतन नहीं होता गैस का। जो गैस होते हैं इसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता। अगर हम जिस तरीके के बर्तन में रखते हैं तो उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आयतन निश्चित नहीं होता। और निश्चित आयतन होता ठोस का, उच्च घनत्व होता ठोस का। ठोस उच्च घनत्व मतलब जो जितना ठोस होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। अब बी वाला पार्ट है, इसमें पूछा गया जब कोई ठोस पिघलता है तो कणों के बीच के बलों का
क्या होता है, जो कण होते हैं उसके बीच का जो बल होता है उसमें क्या होता है, कम होता है और ज़्यादा होता है। तो इसमें है पिघलने पर ऊष्मा मिलने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब जैसे कोई पानी है, पानी बर्फ़ फॉर्म में होगा, जब पानी है अगर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं बर्फ़ जम जाती है, उसके कणों के बीच की दूरी कम होती है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। जब वो पिघल जाती है तो उसके जो आकर्षण बल होता है कणों का, वो आकर्षण बल कमज़ोर होने लगता है। और कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। अगर हम उसको और गर्म करते रहें, जो पानी है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, जो कण होते हैं उसके फिर वो भाप बन के उड़ेंगे तो वो गति करने लगते हैं। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है खंड ड। देखिए ये 4 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। रमेश को लगातार थकान और प्यास महसूस होती है, उसका वजन भी कम हो रहा है, वह डॉक्टर के पास जाता है। तो पहला इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया, डॉक्टर को किस बीमारी का संदेह हो सकता है। बी में क्या यह संक्रामक रोग है अथवा नहीं। अब सी और डी में से एक का उत्तर देना। ठीक है, पहले हम ए और बी के उत्तर को देख लेते हैं। 12वें का ए और बी। ये उसको कौन सी बीमारी का संदेह होता है, उसको संदेह है कि उसको डायबिटीज यानी कि मधुमेह है। और मधुमेह होता है ये असंक्रामक रोग होता है, मतलब ये फैलता नहीं है। ठीक है, बिना फैलने वाला रोग होता है। और सी में इसमें पूछा गया, सी और डी, जीवन शैली में से ऐसे 2 बदलाव सुझाइए जो एक किशोर को इस बीमारी को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद कर सके। अथवा इस रोग के 2 मुख्य कारण क्या हैं। जो मधुमेह होती है, ये इस रोग के फैलने के 2 कारण भी आपको बताने हैं। तो बच्चों सी है, सी का उत्तर होगा संतुलित आहार लेकर हम मधुमेह को ठीक कर सकते हैं। और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इस पर, मीठा कम खाना चाहिए हमको, जो मीठा है मीठे का सेवन कम करें और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, शारीरिक गतिविधि पर हमको ध्यान देना चाहिए। और जो डी है, डी का उत्तर होगा शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी करने बीमारी होती है और असंतुलित जीवन शैली। देखिए प्रश्न में दिखा देता हूँ डी वाला, इसमें प्रश्न क्या है, इस रोग के 2 मुख्य कारण बताने, मतलब डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ होने के 2 कारण बताने हैं। शरीर में इंसुलिन हार्मोन कमी हो जाती है जिस कारण ये मधुमेह बीमारी हो जाती है। और असंतुलित जीवन शैली, मतलब कि असंतुलित जीवन शैली का मतलब है हमारी जो रहने का तरीका है वो गलत होता है। हम एक्सरसाइज नहीं करते और शारीरिक गतिविधि नहीं करते, दिन भर पड़े रहते हैं, जिस कारण ये मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। आनुवांशिकता, मतलब जो माता पिता से बीमारी आती है उसको आनुवांशिकता बोलते हैं। जैसे माता पिता में से अगर किसी के मधुमेह की बीमारी है तो उसके बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है 13वां। इसमें आपसे पूछा गया है, सीमा एक विद्युत हीटर का इस्तेमाल करके पानी गर्म करने की कोशिश कर रही है। जब वह उसे स्विच ऑन करती है तो देखती है कि हीटर पर लगी तार की कुंडली, जिसे तापन अवयव कहते हैं, लाल रंग की होकर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, जो हीटर होता है, हीटर में एक कॉइल होती है। ये जैसे हीटर हो गया, इसमें कॉइल होती है ऐसे, जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गर्म होने के कारण लाल हो जाती है। तो ये पैसेज दिया गया है, इसमें से इनके उत्तर देने। अब तापन अवयव लाल रंग का होकर इतना गर्म क्यों हो जाता है, ये रीज़न बताना, वो गर्म होकर इतना गर्म क्यों हो जाता है। दूसरा है, विद्युत हीटर का तापन अवयव किस धातु का बना होता है। जो स्प्रिंग होती है हीटर की, ये किस धातु की बनी होती है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, जो तापन अवयव होता है, जो हीटर का तार होता है, उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, मतलब कि विद्युत धारा को प्रवाहित होने से वो रोकता है। जिसके कारण क्या होती है, जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है तो तापीय प्रभाव हो जाता है, जो उसकी जो स्प्रिंग है वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसके कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है और वह लाल होकर गर्म हो जाती है। उस हीट होने के कारण, गर्म होने के कारण वो तार है जो हीटर का, वो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर वो इतना गर्म हो जाएगा कि वो लाल हो जाएगा बिल्कुल। और वो जो तार होता है वो किसका बना हुआ होता है, नाइक्रोम, वो तार बना हुआ होता है नाइक्रोम का, हीटर का तार होता है नाइक्रोम का। इसमें सी वाला है, सी वाला प्रश्न, इसमें देखिए सी और डी,
विद्युत हीटर में होने वाले ऊर्जा रूपांतरण बताना है, कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है हीटर में। और डी में आपसे पूछा गया विद्युत हीटर के अलावा ऐसे दो उपकरणों के नाम दीजिए जिनमें तापन अवयव का प्रयोग होता है, जिसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो हीट उत्पन्न हो, ये पूछा गया है। तो सी का उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो हीट एनर्जी में बदल जाती है। हीटर के अंदर हीट कर देता है ना हीटर, और हीट होने के कारण वो गर्म होकर वो लाल हो जाता है, जिस कारण प्रकाश निकलता है उसमें से। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। विद्युत ऊर्जा बदल जाएगी ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण उसमें से प्रकाश निकलेगा। और तापीय प्रभाव किस किस में होते हैं, जो विद्युत प्रेस होती है जिससे हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, उसमें भी तापीय प्रभाव होता है। और जो वाटर गीज़र होता है, पानी को गर्म करने वाले गीज़र होते हैं, उसमें भी तापीय प्रभाव वाले लक्षण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है 14वां। इसमें आपसे पूछा गया, देखिए इसमें पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ पढ़कर इसके उत्तर बताने हैं। 2020 में हमने अम्फान चक्रवात का अनुभव किया, जिसमें हवा की चाल 200 किलोमीटर पर घंटे से भी अधिक थी और इसने पूरे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया। यह मानव जाति के लिए गंभीर संकट था। तो इसमें देखिए ए बी, इसमें प्रश्न पूछे चक्रवात क्या है, बी में पूछा गया हवा की गति मापने वाले यंत्र का नाम। तो देखिए मैं इनके आपको उत्तर बताता हूँ। मैंने जो ए पार्ट है, चक्रवात एक कम दाब वाले केंद्र के चारों ओर घूमने वाली तीव्र और शक्तिशाली हवाओं का एक तूफान होता है। इसमें देखिए एक तरीके से हवा ऐसे गोल गोल घूमती है इसमें, और जो बीच होता है इसका बीचों बीच इसमें कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। ये देखिए कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाए केंद्र में, और इसके चारों ओर हवा, तेज गति वाली हवाओं का शक्तिशाली ये शक्तिशाली हवाओं का चक्रवाती तंत्र होता है। इसको हम चक्रवात बोलते हैं। और इसको किससे मापते हैं, इसको मापते हैं एनीमोमीटर से। ये एक यंत्र होता है जिससे हम इसको मापते हैं। देखिए हवा की गति को मापने वाला यंत्र, हवा की गति को कौन सा यंत्र मापता है, एनीमोमीटर। ठीक है, और सी में आपसे पूछा गया, सी और डी में चक्रवात के दौरान लोगों को किन दो सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए, उनके बारे में बताएं। और डी में आपसे पूछा गया है मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली दो तकनीकों का सूची बनाइए। तकनीकों की सूची बतानी है आपको। देखिए इनका उत्तर सी का उत्तर हो जाएगा चक्रवात की चेतावनी मिलने पर सुरक्षित पक्के मकानों या आश्रय शिथिलों में रहें। जो पक्के मकान होते हैं उनके अंदर हमको रहना चाहिए। और दूसरा, जो बिजली खंभे होते हैं, पेड़ होते हैं और तटीय क्षेत्र होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिजली खंभे और जो पेड़ गिर भी सकते हैं, जिसके कारण उनके नीचे कोई दब जाए तो मर भी सकता है। और जो तटीय स्थान, जो समुद्री इलाके रहते हैं, उनसे हमको अलग रहना चाहिए। 15वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है सना और प्रिया अपने पिता को बैठक कक्ष में फर्नीचर व्यवस्थित करने में मदद कर रही थी। जब वे एक भारी सोफे को फर्श पर धकेल रही थी तो उन्होंने देखा कि यह हल्की कुर्सियों की तुलना में हिलाना बहुत मुश्किल था। सना ने अकेले सोफे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसे कठिनाई हुई, इसलिए प्रिया ने सुझाव दिया कि वे दोनों मिलकर उसे एक ही दिशा में धकेलें। उन्होंने देखा कि सोफ़ा कहीं ज़्यादा आसानी से खिसक गया। तो इसमें पहले जैसे कोई सोफ़ा है, सोफ़े को पहले एक आदमी इसमें धक्का दे रहा था। अब अगले कंडीशन में क्या करते हैं, एक आदमी धक्का देने की जगह दो लोग इसको धक्का देते हैं। दो लोग जब इसको धक्का देंगे तो इसका जो कुल बल होगा वो कुल बल बढ़ जाएगा। कुल बल में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण हम इसको आसानी से धक्का दे सकते हैं। देखिए ए और बी में आपसे क्या पूछा गया है। जब सना और प्रिया ने मिलकर सोफ़ा
एक ही दिशा में धकेला तो सना को सोफा खिसकाना ज़्यादा आसान क्यों लगा। और बी में आपसे पूछा गया सोफे को खिसकाने के लिए सना और प्रिया किस प्रकार का बल लगा रही थी। और यहाँ पर देखिए सी और डी में क्या पूछा गया है। जब सोफा फर्श पर खिसकता है तो कौन सा बल उसकी गति का विरोध करता है, इस बल का कोई एक प्रभाव बताना है। डी है, डी को छोड़िए, पहले चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। भार का एसआई मात्रक बताना। बताइए कि किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न होता है। कोई भी एक बिंदु लिखें। तो देखिए इसका मैं उत्तर आपको दिखाता हूँ। 15वां है, बच्चों देखिए 14वां है। 14वें का जो ये है मौसम, उपग्रह और रडार, ये रह गया था। देखिए इसको मैं बता देता हूँ। 14वां प्रश्न का ये रहा, डी वाला रह गया था। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली 2 तकनीकों का नाम बताना है। जो चक्रवात आएगा पहले ही उसका अनुमान लगा लिया जाता है। कैसे अनुमान लगाते हैं। मौसम उपग्रह होते हैं, वेदर सैटेलाइट होते हैं, जिस कारण हम उसका मौसम की पूर्व जानकारी ले लेते हैं। और रडार प्रणाली होती है, इसके कारण हम पता लगा लेते हैं कोई चक्रवात आने वाला है या नहीं। अब 15वां हमने प्रश्न तो देख लिया। देखिए हम उत्तर बताते हैं उसका। एक ही दिशा में बल लगाने पर दोनों बल आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कुल बल बढ़ जाता है और सोफा आसानी से खिसक जाता है। दूसरा, ये बल कौन सा होता है। ये बल होता है पेशीय बल। जो हमारी मांसपेशी होती हैं वो बल लगाती हैं। और ये मांसपेशी बल होता है, जो पेशीय बल होता है संपर्क बल होता है। क्योंकि संपर्क, हम इसको टच करते हैं ना, संपर्क लगाते हैं सोफे से, तो संपर्क बल भी कहलाता है। अब ये घर्षण बल, अब उसका विरोध कौन करता है। अगर ये सोफा है, सोफे को हम फर्श पर खिसकाएंगे, इस खिसकने से अगर हम सोफे को इधर धक्का दे रहे हैं तो इसमें इसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसको हम घर्षण बल बोलते हैं। घर्षण बल वस्तु की गति का विरोध करता है और सतहों के बीच घिसावट और ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस घर्षण बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। और भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अब बताना, अंतर बताना है। जो भार होता है द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न होता है। द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है जो स्थिर रहती है, मतलब जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है। जबकि भार वह गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर अलग होता है, चंद्रमा पर अलग होता है, हर जगह अलग अलग होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल। जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल बदलता रहता है, इसलिए भार भी बदलता रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जो भार है, भार परिवर्तनशील होता है, पर जो द्रव्यमान होता है बदलता नहीं है, स्थिर रहता है भार। ठीक है, इसके उत्तर को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।